हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। आज की पढ़ाई कल दुनिया बनाएगी, आज की पढ़ाई कल दुनिया बनाएगी, वरना बुढ़ापे में तो सिर्फ इस कलम की याद ही रह जाएगी, याद ही रह जाएगी। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, मैंने ऑलरेडी आपको टेंस के 3 भाग समझा दिए एक पार्ट में, और आज हम लेकर के आए हैं उन्हीं टेंस के 4 अलग अलग भाग, यानी 12 सेंटेंसेस, जिसमें सबसे पहला प्रेजेंट होता है। और प्रेजेंट का हम प्रेजेंट इंडेफिनिट आज कवर करने वाले हैं। उससे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, बहुत। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हर बच्चे को बनाना नहीं आता है, लेकिन आज जो बेसिक स्ट्रक्चर कवर करके मैं चलूंगा ना, आपको एक भी डाउट छोड़ने वाला नहीं हूं। बस आप एक बार इस सेशन को अटेम्प्ट कर लो और आप देखेंगे कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बारीकी से बना पा रहे हैं। कौन सी डाउट आपके मन में रहते हैं, पहले एक डेमो आपको दिखाता हूं। मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस यहां लिख रखा है, मैं पढ़ाता हूं। इस सेंटेंस को मैंने 2 तरीके से बनाया है, आई टीचेस और आई टीचेस। अब बताओ इसमें से करेक्ट कौन सा है? अंदाजा लगाइए। तो आप कहेंगे कि सर करेक्ट तो नीचे वाला है, लेकिन आप मुझे एक बात बता दीजिए सिर्फ, कि ये बताइए इसमें सिर्फ एस लगा क्यों और इसमें ई एस लगाए क्यों, और क्यों ये वाला करेक्ट है? आप कंफ्यूज हो जाएंगे ना कि हमने यहाँ ई एस ही क्यों लगाया, एस क्यों नहीं लगाया। तो ये सारे डाउट जो है ना आपके, वो सब मैं इस लेसन में कवर अप करने वाला हूं। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, मेरा नाम है ओमपाल और आज हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आप आइए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रेजेंटेशन जब आप देखेंगे तो एक फॉर्मूला, एक स्ट्रक्चर पे आपको काम करना पड़ेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम 3 भागों में बनाएंगे। पहला एजर्टिव यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव बनाएंगे, और दूसरा हम इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव में फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप बनाएंगे। लेकिन इन सबको बनाने के लिए ना हमको स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी, तो मैं आपको एक कॉमन स्ट्रक्चर बता रहा हूं, बिल्कुल कॉमन, जो सब में फॉलो होगा। बस वहां पे हमें वर्ब ही चेंज करनी पड़ेगी और बाकी सेम स्ट्रक्चर हम फॉलो करेंगे। तो पहले एक फॉलोअल स्ट्रक्चर जो है ना वो समझ लो। तो स्ट्रक्चर क्या है प्यारे विद्यार्थियों? देखिए यहां पे सबसे पहले कॉपी पेन अपने हाथ में ले लीजिएगा, जो जरूरी है वही लिखना। सबसे पहले आप देखेंगे कि आपको सब्जेक्ट मिलेगा, ठीक है, प्लस आप देखेंगे कि आपको V1 मिलेगी इसमें, ठीक है, B1, और B1 में एस या ES, ठीक है, और प्लस आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा और प्लस आपको अदर मिलेगा, ठीक है। अदर मतलब बोले तो आज कल परसों की जो मीनिंग्स होती है वो अदर में हम काउंट करते हैं। तो आपको ये स्ट्रक्चर मिलेगा। इस स्ट्रक्चर को हम फॉलो क्या करेंगे कि सिर्फ ये जो एस या ES दिया है इसकी जगह पे हम क्या करेंगे, HB और MB प्लस MB, इन 2 को काउंट कर लेंगे हम, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमारा कॉमन फॉर्मूला यहाँ पे क्या बनेगा? तो हमारा जो कॉमन फॉर्मूला है ना प्यारे विद्यार्थियों, वो कॉमन फॉर्मूला हम बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस HB और प्लस MB, ठीक है, और प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर, OTH, ठीक है, अदर वर्ड। ये हो गया आपका कॉमन फॉर्मूला। ये कॉमन फॉर्मूला बस आप समझ लो अभी। जब कॉमन फॉर्मूला समझ लेंगे तो जो पूरा लेसन है ना आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और सारी सेंटेंसेस आप अच्छे से इनको बना पाएंगे। जैसे आप समझ लीजिए कैसे ये कॉमन समझना है हमको। सर देखो सर, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या होता है और फिर इसमें HB क्या होती है। तो देखो यहाँ पे HB आपको जो मिलेगी वो डू या डज मिलेगी, ठीक है, डू या डज। और प्यारे विद्यार्थी जो आपको MB मिलेगी यहाँ पर, वो मिलेगी या तो V1 और या फिर B1 में S या ES, ठीक है। फिर आपको जो ऑब्जेक्ट है अदर है वो तो सेम रहेंगे सब, जो मैं आपको अभी बताऊंगा। तो यहां पर इस सेंटेंस में आपको सिर्फ इन पे फोकस करना है बस। और इन्हीं में क्या होता है, बच्चे के अंदर बहुत सारे कंफ्यूजन आ जाते हैं कि यार मैं क्या इसमें इंडेफिनिट में एस लगाऊं, क्या इसके पीछे ES लगाऊं, क्या इसमें मैं कौन सा डू नॉट लगाऊं, डज नॉट लगाऊं। बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं जिसको मैं डिटेल में एक एक करके लूंगा, ठीक है। तो ये तो हो गया कॉमन फॉर्मूला। अब इस कॉमन फॉर्मूले में आपको कॉमन चीजें क्या क्या समझनी है। सबसे पहले आप ये समझ लो कि भाई सब्जेक्ट होता क्या है। आप में से कितने बच्चों को पता है कि सब्जेक्ट क्या होता है? बताइए। बहुत कम बच्चों को पता होगा कि सर सब्जेक्ट होता क्या है। देखो सब्जेक्ट जो होता है, जो व्यक्ति काम कर रहा है, जो व्यक्ति काम कर रहा है वो सब्जेक्ट होता है। कौन होता है? सब्जेक्ट। जैसे मैं पढ़ाता हूं तो सब्जेक्ट कौन हूं? मैं। काम करने वाला डूअर इज अ सब्जेक्ट, ठीक है, ध्यान से समझ लेना इस चीज को। या फिर दूसरा, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द सेंटेंस या स्टार्टिंग वर्ड ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट। मतलब कभी कभी सेंटेंस को शुरू करने वाला क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। 100% केसेस में नहीं, कभी कभी जो है बिना सब्जेक्ट के भी सेंटेंस स्टार्ट हो जाते हैं। बट जहां पर कोई नाउन या प्रोनाउन है तो समझ लीजिए स्टार्टिंग में वो सब्जेक्ट हो सकता है। जैसे हमने यहां पे मैं पढ़ाता हूं, मैंने लिख दिया मोती अपना काम करता है। कौन काम करता है? मोती अपना काम करता है, ठीक है। आप समझ लीजिए मोती, तो यहां पे देखो मोती एक नाम है, यानी क्या ये नाउन है। और ये काम कौन कर रहा है भाई? काम करने का काम किसका है?
किसका है? मोती का। तो मोती कौन है? सब्जेक्ट। सिंपल सी बात है, अगर सब्जेक्ट को दूसरे तरीके से आप पहचानना चाहें, निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, कौन का प्रश्न करने पर। किसका प्रश्न करने पर? कौन का प्रश्न करने पर। वाक्य में कौन का प्रश्न कर लो। कौन का प्रश्न कैसे करते हैं? कौन प्लस वर्ब लगा के, कौन प्लस वर्ब लगा के। तो वर्ब क्या है आपकी? काम करना, अपना काम करना। तो अपना काम करना, काम करना वर्ब हो गई आपकी ये पूरी वर्ब। इस वर्ब को लगाओ, वर्ब के आगे लगा दो कौन, यहां लगाओ कौन। कौन काम करता है? कौन काम करता है भाई? तो कौन करता है? मोती। मोती कौन आ गया? सब्जेक्ट। तो ऐसे तो हमने निकाल लिया सब्जेक्ट, किसी भी वाक्य का हो सब्जेक्ट, बहुत आसान है निकालना। ठीक, उसके बाद देखिए अब हम निकालेंगे क्या? एचबी। तो इसमें एचबी तो निकालने की कोई आपको आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि एचबी जो होती है ना, एचबी जो होती है, एचबी का क्या होता है? एचबी एंड में आती है। कब आती है? एंड। किसी भी सेंटेंस का एंडिंग पॉइंट क्या होता है इसका? एचबी। जैसे यहां देख लीजिए, संजय, एक मिनट, हाँ, संजय खाना खाता है। संजय खाना खाता है। तो देखो एंडिंग मैंने बोला था, एंडिंग में आता है एचबी। एचबी का आता है एंड में। तो एंड क्या है आपका? यहां पे है। ये क्या है आपकी? ता है। ये क्या है आपकी? एचबी। इसकी हिंदी की एचबी है सिर्फ, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में तो डू या डज होती है, ये हिंदी की आपकी एचबी है जो एंड में आती है, लास्ट में आती है, किसी भी हिंदी के वाक्य के लास्ट में। क्लियर हो गया? अब जब हम एचबी निकाल लेते हैं, फिर हमें निकालने की जरूरत पड़ती है क्या? निकालने की? एमबी निकालने की जरूरत। तो एमबी क्या होती है? एमबी एक तो आप इस भाषा में समझ सकते हो कि रोना धोना, खाना पीना, उठना बैठना, मारना तोड़ना, पकड़ना, ये सब क्या होती है? एमबीज होती हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बावजूद भी अगर आपको पहचानना है तो आप देख सकते हैं कि जो एचबी होती है ना, एचबी से पहले, एचबी से पहले क्या आती है? एमबी आती है। अगर किसी वाक्य में एमबी है तो वो कहां मिल सकती है आपको? जहां पर हेल्पिंग वर्ब है हिंदी की, उससे पहले आपको क्या मिलेगी? एचबी मिलेगी। और इसमें क्या होगा? ता ती ते के साथ एचबी एमबी मिलेगी आपको। जैसे ये एचबी क्या है? ता है। इसी के पीछे क्या है? खा। खा मतलब खाना। खाना वो वाला नहीं जो फूड होता है, खाना वो वाला जो हम खा रहे हैं, से आ करके खा रहे हैं पेट में, तो खाना। तो यहां पर एमबी आपकी क्या निकलेगी? इसमें एमबी निकल गई आपकी खाना। क्या निकल गई? खाना। खाना बोले तो ईट, ठीक है, ये एमबी निकल आई आपकी। तो कहां निकली? एचबी से पहले निकल आई। एक तो पहचान ये, या फिर दूसरी पहचान है जिसके जिस वर्ड के पीछे ना आता है, जिस वर्ब के पीछे ना आता है। रोना धोना, खाना पीना, उठना बैठना, मारना तोड़ना, ये सब क्या हो गई? एमबी हो गई। समझ में आ रहा है ना कॉन्सेप्ट? चलिए अभी तो और डिटेल समझनी है इसकी, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। चलो यहां पर ये छांट लिया आपने, ठीक है। और उसके बाद क्या छांटोगे आप? किसी भी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट। क्या छांटोगे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट छांटने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? क्या, कैसे और कहां, ठीक है। इनका प्रश्न आप कर सकते हैं, क्या, कैसे या फिर कहां। इनका प्रश्न आप कर सकते हैं। अगर वाक्य में कोई ऑब्जेक्ट है तो निकल आएगा। जैसे इसमें करो क्या, क्या प्लस वर्ब, इनके साथ वर्ब का यूज करते हैं। जैसे क्या लगा दो पहले, संजय, वर्ब क्या है? खाता है। तो खाता है की जगह क्या लगा दो पहले? क्या। क्या खाता है? क्या खाता है? खाना। क्या खाता है? खाना। तो प्यारे बच्चों देखो ऑब्जेक्ट क्या निकला? ऑब्जेक्ट क्या निकला? यहां पर निकला आपका ऑब्जेक्ट खाना। और खाना बोले तो फूड। क्या निकला? फूड। फूड आपका ऑब्जेक्ट निकल आया। यानी कि क्या, कैसे और कहां के पहले आप क्या जोड़ दोगे? इनके पहले आप ये शब्द के बाद में वर्ब जोड़ दोगे, वर्ब से मिलाकर के प्रश्न कर लोगे। जैसे यहाँ पे क्या खाता है, ये वर्ब है, खाता है वर्ब ही है ना, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों को मिला दिया, ये वर्ब हो गई। इसके साथ हमने प्रश्न कर लिया और हमें पता चल गया क्या खाता है? खाना। और जो खाना खाता है वो क्या निकला है आपका? ऑब्जेक्ट। जैसे एक और देख लो एग्जाम्पल, आपको फिर समझ में आ जाएगा अच्छे से और, ठीक है ना। जैसे मोहन अपने स्कूल जाता है। मोहन अपने स्कूल जाता है। अब देखो फिर से, अभी तो मैं सिर्फ आपको छांटना बता रहा हूं, क्योंकि सब्जेक्ट मतलब जो आप सेंटेंस है उसमें जब छांट लेंगे ना तो आपको बनाने में बहुत आसान हो जाएगा सेंटेंस। तो देखिए अब जैसे हमने क्या बोला था आपको, क्या, क्या खाता है, मान लीजिए क्या जाता है, हमने जाता है वर्ब हो गई है, ये क्या हो गई आपकी? वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों हो गई है। अब इसके साथ हमने जोड़ना क्या है? इनका प्रश्न करना है किसी एक का, ठीक है। जैसे कर लीजिए क्या खाता है, क्या खाता है, तो इसमें कुछ नहीं है ना, ठीक। कैसे खाता है, पता नहीं, मतलब कैसे जाता है, ठीक है। क्या जाता है और कैसे जाता है के प्रश्न करने पर कुछ नहीं निकला। अब कहां जाता है,
हमने बोला कहाँ, यहां पर लगा दिया कहाँ जाता है, तो कहाँ जाता है, अपने स्कूल, और अपने स्कूल क्या निकल आया आपका, ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया आपको? बताओ यहां तक कोई डाउट? कोई डाउट नहीं, अगर डाउट है तो कमेंट करके मुझे यहां तक बताइए। पूरा सेशन तो इंटरेस्टिंग होगा ही होगा आपके लिए, ठीक है? यहां तक समझ में आ गया आपको? चलिए, अगर यहां तक समझ में आ गया तो हमारा वर्ड कौन सा बचा लास्ट? लास्ट क्या निकालना है आपको? अदर निकालना है, ठीक है? क्या निकालना है आपको लास्ट? अदर, ठीक है? अदर, क्योंकि सब्जेक्ट एचबी एमबी ऑब्जेक्ट निकाल लेंगे तो अदर बचता है, ठीक है? अदर बचता है, तो अदर कब कैसे निकलता है? कब का प्रश्न करने पर, कब, आप कब का प्रश्न कर दो किसी भी सेंटेंस में, अगर अदर रखा हुआ होगा तो निकल आएगा। जैसे एक एग्जांपल समझ लेते हैं, सीता आज अपनी किताब पढ़ती है। सीता आज अपनी किताब पढ़ती है, ठीक है? अब देखो यहां पर सिंपल सी बात है कि यहां पर अगर आप किसका प्रश्न करेंगे, कब का प्रश्न करेंगे। कब पढ़ती है, क्योंकि वर्ब के साथ करना है ना प्रश्न, वर्ब क्या है, पढ़ती है, तो कब पढ़ती है बताइए, कब, कब पढ़ती है, आज। जब आज पढ़ती है तो क्या आ गया, OTHER, ये आपका आ गया अदर, अदर निकल आया। तो कुल मिलाकर के कि इन वर्ड्स का अगर आप किसी भी प्रश्न के साथ वर्ब को मिलाकर के करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको सब्जेक्ट एचबी एमबी ऑब्जेक्ट अपने आप मिल जा रहे हैं। क्लियर हो गया ना? तो इतना तो समझ में आ गया कि पहचान कैसे करनी है सेंटेंस की। अब हम आते हैं अपने मुद्दे पे कि आखिर सेंटेंस हम समझेंगे कैसे। ये तो हो गया आपका पहचान, ठीक है? अब बात रही आपके सेंटेंसेस की, तो सबसे पहले हम आएंगे एक ऐसे ब्लूप्रिंट पे जिसपे हम समझ लें कि इंडेफिनिट टेंस होता क्या है और ये क्या आपको बता रहा है, क्योंकि अब तक तो हमने इसके बारे में ओवरऑल जान लिया। देखो क्या होता है कि जो इंडेफिनिट टेंस होता है ना, तो इंडेफिनिट का मतलब ही होता है अनिश्चित। अनिश्चित मतलब इंडेफिनिट टेंस का पता नहीं होता कि ये काम जो है वो कब शुरू हो रहा है और कब खत्म हो रहा है। इंडेफिनिट में जैसे मोहन खाना खाता है, तो ये बताओ मुझे मोहन ने कब खाना खाना शुरू किया था और कब वो खाना खाना बंद करेगा, नहीं पता ना। तो इंडेफिनिट इसीलिए हम इसको बोलते हैं अनिश्चित, ठीक है? इसीलिए बोलते हैं इंडेफिनिट यानी अनिश्चित। तो इंडेफिनिट होता है, इसमें भी आपको अलग अलग कैटेगरीज डिवाइड होती हैं। जैसे काम किस किस तरीके होते हैं, पहला होता है आपका हैबिट और रूटीन वाले काम। कौन से होते हैं? हैबिट और रूटीन वाले काम। अगर हैबिट और रूटीन वाले काम होते हैं तो उनमें एडवर्ब्स आती हैं। क्या आती हैं? एडवर्ब्स। और जो एडवर्ब्स आती है ना, उन एडवर्ब्स को हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद और वर्ब से पहले लगाते हैं। सब्जेक्ट के बाद और वर्ब से पहले। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो समझनी है आपको पहले, बाद में हम सेंटेंस तो बनाएंगे ही बनाएंगे, ठीक है? जैसे यहां पे देखो, जैसे डेली हो गया, डेली हो गया, यूजुअली हो गया, ठीक है, और ऑफ्टन हो गया। ये क्या है? एडवर्ब्स हैं। इनको हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट और वर्ब के पहले लगाएंगे। अब आपने देखा होगा कि सर आपने अभी पहले जो सेंटेंस पढ़ा था उसमें तो टुडे या डेली बाद में लगाया था, सबसे लास्ट में। तो ऐसा भी होता है, बताऊंगा आपको क्यों होता है। तभी तो कह रहा हूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हर बच्चों को बनाना नहीं आता है, प्रॉब्लम्स होती हैं, क्रिएशन आता है उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंट, ठीक है? तो देखो यहाँ पे जैसे ये सेंटेंस है, मैं रोज सुबह 6 बजे उठता हूँ। सुबह उठना मतलब क्या, मेरा रूटीन ही तो है। मेरा क्या रूटीन, या तो कोई आदत होगी मेरी, ठीक है, या कोई रूटीन होगा। आदत और रूटीन को दिखाने के लिए एडवर्ब हम बीच में लगा देते हैं। जैसे मान लीजिए इन्होंने यहां पे हम लगा देते हैं यूजुअली, आई यूजुअली गेट अप एट 6 इन द मॉर्निंग, ठीक है? तो जो यूजुअली आ गया वो क्या आ गया आपका? एडवर्ब। एडवर्ब कहां आ गया? वर्ब से और किससे, फर्स्ट मतलब सब्जेक्ट से बीच में आ गया इन दोनों के, ठीक? क्यों आया? क्योंकि अब ये सेंटेंस आपको बता रहा है कि ये आपका रूटीन है डेली का। क्या है आपका? डेली का रूटीन है ये ऐसा नहीं है कि हो गया उठ गए नहीं उठे नहीं, रूटीन है भाई आपका, ठीक है? तो निश्चित कर देता है ये एडवर्ब। अगर सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आए तो एडवर्ब निश्चित कर देता है। जैसे पुराना हमने एक वाक्य समझाया था अभी, तो आप कहेंगे जैसे ये किधर आज वाला वाक्य, अब आज, ठीक है, आज अपनी किताब पढ़ती है, तो भाई ये कोई रूटीन थोड़ी होगा, उसकी आदत थोड़ी होगी, क्योंकि तो वो सिर्फ आज ही पढ़ती है। तो इसमें क्या करेंगे हम, सीता रीड्स हर बुक कब? टुडे, ठीक? तो टुडे को कहां ले जाएंगे? लास्ट में लेकर के जाएंगे, ठीक है? सीता रोज अपनी किताब पढ़ती है। अगर रोज की बात तो सीता रीड्स। अगर हमें सीता डेली रीड्स, अगर ऐसे लगा दिया हमने, डेली रीड्स हर बुक, सीता डेली रीड्स हर बुक। अगर हमने डेली यहां लगा दिया तो ये चीज कंफर्म हो गई कि उसका रूटीन है, वो डेली पढ़ती है। अगर हमने इसी को उठा करके क्या किया, पीछे ले गए डेली, ठीक है, पीछे ले गए और लगा दिया और बना दिया पूरा वाक्य, तो अब इसमें कोई रूटीन, कोई आदत नहीं है, ठीक है? ये क्लियर हो गया। तो एडवर्ब को जब हम बीच में लगा देते तो क्लियर हो जाता है कि हाँ ये रूटीन है उसका या फिर ये हैबिट है उसकी, ठीक है? चलिए अब आइए फिर से नेक्स्ट। तो यहां तक समझ में आ गया। अब दूसरा आता है यूनिवर्सल ट्रूथ, या कोई चीज फैक्ट होती है।
तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक तो ये भी होता है कि उसमें कोई यूनिवर्सल ट्रुथ आता है या फिर कोई फैक्चुअल चीजें आती हैं, ठीक है। और इसीलिए बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि क्या करते हैं, डेली को हम सबसे लास्ट में लगा दे रहे हैं, वो सेंस कुछ निकल रहा है, हम कुछ बना दे रहे हैं उसको, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे जैसे ऑलवेज हो गया और नेवर हो गया, ठीक है। इनमें क्या होता है कि इनको हम जो है या तो शुरू में लगा देते हैं या लास्ट में लगा देते हैं, लेकिन क्या होता है कि कोई चीज ऐसी होती है जो क्या होता है उसकी डेली का मतलब फैक्ट है, वो उसको बदल नहीं सकते हम लोग। जैसे यहां पे देख लीजिए, सूरज पूरब से निकलता है, पश्चिम से तो निकलेगा नहीं, डेली पूरब से निकलता है, ये उस मतलब वो फैक्ट ही है, ठीक है। तो फैक्ट है तो क्या करा हमने, क्या किया, द सन राइजेज इन द ईस्ट, फैक्ट वाले आते हैं इसमें। दूसरा फिक्स शेड्यूल वाले आते हैं। फिक्स शेड्यूल का मतलब होता है कि मान लीजिए मैं आपको पढ़ाता हूं, मेरा टाइमिंग है, एक फिक्स टाइमिंग है कि मेरी लाइव क्लास इसी टाइम पे होगी। आपका फिक्स टाइम है कि आपको 8 बजे सुबह स्कूल जाना है। फिक्स टाइमिंग वाले सेंटेंस भी आते हैं। जैसे मान लीजिए ट्रेन शाम 6 बजे जाती है, ट्रेन का टाइम है कि शाम को 6 बजे जाती है। आप बरेली से ले लीजिए, आप बरेली से एक वाराणसी एक्सप्रेस है जो शाम को 4 ही बजे निकलती है, मतलब उसका एक टाइमिंग है कि वो इतने टाइम पे फिक्स निकलती है, ठीक है ना। तो ऐसे ही क्या करना है, यहाँ पे टाइमिंग होता है, वो वाले भी सेंटेंसेस आते हैं, ठीक। तो ये तो ओवरऑल आपको समझ में आ गया कि ये चीजें आपको यहाँ पे फाइंड आउट करनी है और ये तरीके के सेंटेंस आपको इसमें मिल रहे हैं, ठीक है। चलिए अब देखो मेन बात आती है हमारी कि हमने अब जो सीखना है वो यूज सीखना है वर्ब्स का। किसका, वर्ब। अब आते हैं हम सिंगुलर प्लूरल क्या होता है, और अब हम पढ़ेंगे कि किसके साथ हम किसका यूज करते हैं। यानी कि मान लीजिए आई बी यू दे आया तो कौन सी वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है। और वो जो प्रश्न मैंने शुरू में आपसे पूछा था कि आई टीचेस में ईएस ही क्यों लगाया, उसका भी अभी हम डाउट क्लियर कर रहे हैं यहीं पर, ठीक है। तो देख लीजिए पहले। अब मानिए आप देखो, आपके पास ऑप्शन होता है, जैसे यहां पे आपको समझने पड़ते हैं पर्सन, ठीक है, पर्सन, ठीक है। यहां पर आपका क्या होता है, एक तो सिंगुलर होता है, कैसा होता है, सिंगुलर, ठीक है। और दूसरा आपका होता है प्यारे बच्चों प्लूरल। कौन सा होता है, प्लूरल, ठीक है। ये दो होते हैं आपके। देखो सिंगुलर में आपके कौन कौन से आते हैं, सिंगुलर में आपके आते हैं ही, सी, इट और नाउन। और नाउन में सिर्फ एक ही नाम, अगर किसी का एक ही नाम है तो वो सिंगुलर में आपका काउंट हो गया। और प्लूरल में आई, बी, यू, दे, ठीक है, ये आपका प्लूरल हो गया। और यहां पर अगर आपके आते हैं नाउन, और नाउन में आते हैं आपके दो, कितने, एक नहीं दो नाउन, या दो से अधिक या दो से इंक्रीज्ड, तो वो क्या होंगे, प्लूरल में काउंट होंगे। चूंकि ये सिंगुलर प्लूरल हमें इसलिए समझना पड़ रहा है ताकि हम ये समझ पाए कि किस तरीके की वर्ब लगानी है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, आप दो तरीके की वर्ब्स को लगाते हैं। कितने तरीके की, दो। एक तो लगाते हैं आप B1 और दूसरी आप लगाते हैं, मतलब नंबर 1 आपने B1 लगा दी, नंबर 2 आप B1 में S या ES लगाते हैं। ये दो तरीके की वर्ब लगाते हैं। लेकिन कब और कैसे, जैसे ये सिंगुलर पर्सन होता है ना, सिंगुलर पर्सन के साथ आप दूसरे नंबर वाली वर्ब का यूज करते हैं। कौन सा, B1 में S या ES का, ठीक है। और जो पहली वाली वर्ब होती है सिर्फ B1 यानी कि MB की फर्स्ट फॉर्म, वो किस में यूज करते हो आप, इसमें आप यूज करते हो B1 का। अब कंफ्यूजन कहां पैदा होता है बच्चों को, यहां पैदा होता है कि सर S कब लगाते हैं और ES कब लगाते हैं, S कब लगाते हैं और ES कब लगाते हैं, सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं इसमें बच्चे। और लगभग आपका डाउट बहुत जगह क्लियर नहीं होता है। तो एक फंडा मेरा आराम से समझ लो, मैं आपको 5 वर्ड दे रहा हूं, ये पांचों वर्ड आप अपने दिमाग में याद कर लो, फिट कर लो। यार ओपी सर ने बोला है कि ये वर्ड्स अगर आते हैं किसी भी मीनिंग यानी कि किसी भी वर्ब के एंड में, तो वो वर्ब में आपको ES ही जोड़ना है। क्या जोड़ना है, ES ही जोड़ना है। और S कब जोड़ते हैं, ये भी कंफ्यूजन आपका खत्म कर देते हैं। चलो देखो, जैसे मान लीजिए ES कहां लगाएंगे आप, बताओ प्यारे बच्चों, तो सुनो, यहां लगाएंगे आप। सबसे पहले आपको ES अगर लगाना है तो आपको यह ध्यान रखना है कि जो एंड है वो किसका एंड, किसी भी वर्ब का। अगर किसी भी वर्ब का एंड है और उस एंड में आपको क्या मिल रहा है, O मिल रहा है, CH मिल रहा है, SH मिल रहा है, SS मिल रहा है या X मिल रहा है, तो आप क्या करेंगे, X मिल रहा है तो आप क्या करेंगे, तो आप ES लगाएंगे। अरे सर ये भी कंफ्यूजन रहा अभी हमारे दिमाग में, अभी हम ये भी कंफर्म नहीं कर पाए, तो चलो ये भी मैं कंफर्म किए दे रहा हूं आपका डाउट पूरी तरीके से। मैंने कहा एंड में, मतलब एंड, किसी भी वर्ब का एंड अगर इनसे हो रहा है तो हम ES लगाते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने टीच पढ़ाया था आपको अभी, TEACH, टीच। तो टीच में ये देखो सबसे पीछे क्या आ रहा है आपका, बताओ बच्चों, सबसे पीछे CH आ रहा है ना, CH आ रहा है ना, ठीक है, सबसे पीछे CH आ रहा है।
जब सी एच आ रहा है तो मैंने बोला अगर सी एच है तो क्या लगाएंगे, ई एस लगाएंगे। देखो अब इसको हम बनाएंगे टीचर्स, क्या फर्स्ट फॉर्म, इसकी फर्स्ट फॉर्म के साथ ई एस लगा दिया हमने। देखो ये ई एस लग गया, क्यों लगा, क्योंकि सी एच आ रहा है लास्ट में। ऐसे ही देख लो, हम कहते हैं ना गोज, आई गोज टू स्कूल, नहीं सॉरी ही गोज टू स्कूल, तो हम बोलते हैं गोज, गो, और गो में देखो ओ आ रहा है, और जब ओ आ रहा है तो हम क्या लगाएंगे, ई एस लगाएंगे, गोज। ठीक है, समझ में आया आपको। अभी देख लीजिए, हमने एक और मीनिंग दिखाता हूं आपको। ऐसा फिनिश लिख दिया हमने, फिनिश, फिनिश को हमने मान लीजिए एस या ई एस जोड़ना है, तो क्या जोड़ेंगे, इसमें एस एच आ रहा है लास्ट में, ई एस जोड़ेंगे, तो क्या बनाएंगे इसको हम बना देंगे फिनिशेस। क्या बना देंगे, फिनिशेस। अभी बताओ समझ में आया, ई एस कब लगाते हैं। और अगर इनके अलावा कहीं पर भी कुछ आता है तो उसमें हम एस लगाते हैं, लेकिन फिर भी एक कंडीशन है, फिर भी एक कंडीशन है। जैसे यहां पे देख लीजिए, एस कब लगाएंगे आप, सिर्फ एस, ओके, इनको छोड़ दीजिए आप। ये वाले वर्ड अगर आते हैं लास्ट में तब तो आपने क्या लगा दिया, ई एस, और अगर नहीं आते तो क्या लगा दोगे आप, सिर्फ एस लगा दोगे उनके साथ में। क्या लगा दोगे, सिर्फ एस लगा दोगे। अब दूसरा एक और कंफ्यूजन आपका उठता है इसी में, जैसे मैं यहां पे बता देता हूं एक एग्जांपल के थ्रू। सीमा अपना काम पूरा करती है, अपना काम पूरा, सीमा अपना काम पूरा करती है, सीमा अपना काम पूरा करती है, ये मैंने वाक्य लिख दिया। ठीक है, अब देखो यहां पर कैसे बनाएंगे इसको, सीमा, फिनिश लगा दिया मैंने, क्या लगा दिया, फिनिश, क्योंकि ये एक वचन है सीमा। अब बताओ क्या लगाएंगे इसमें, ई एस, फिनिशेस, क्या करती है, हर वर्क, हर वर्क, सीमा फिनिशेस हर वर्क, सीमा अपना काम पूरा करती है। ये तो किसकी बात हो गई कि हमने यहां क्या लगा दिया, ई एस। अब अगर सोचो कि आप यहां पे लगा दो फिनिश और एस सिर्फ, तो ये गलत होगा, आपका फिनिशेस नहीं होगा, क्योंकि हमारा रूल में क्या आ रहा है, ई एस आ रहा है। यहां क्लियर हो गया। अब कभी कभी क्या होता है कि हमको ऐसे ही एस या ई एस लगाना पड़ता है किसी भी बाई के बाद, किसके बाद, बाई के बाद। जैसे एक मीनिंग आ गई फ्लाई, फ्लाई के बाद ये बताओ हम इसको एफ एल आई ई एस लगाएं, फ्लाइज, ठीक है, या फिर एफ एल वाई एस लगाएं, फ्लाइज। कंफ्यूज हो जाओगे ना। तो सुनो, इसका एक रूल होता है कि जब भी हम बाई को हटाते हैं, जब भी हम बाई को हटाते हैं तो आई ई एस लगाते हैं। क्या लगाते हैं, आई ई एस। लेकिन कब लगाते हैं, जब बाई से पहले कोई भी बावल हो, क्या हो, बावल हो। ठीक है, एक मिनट, बावल, बाई से पहले अगर कोई भी बावल होता है तो हम क्या करेंगे, क्या लगाएंगे, आई ई एस, बाई से पहले कोई बावल। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। और वो भी बावल कहां पर हो, कोई भी प्रोनाउन ना हो, प्रोनाउन ना हो कोई भी, अगर कोई भी प्रोनाउन ना हो। ठीक है, कोई मीनिंग होनी चाहिए, और मीनिंग से पहले बाई आ रहा है, बाई से पहले क्या आ रहा है आपका, कोई बावल आ रहा है, तो क्या लगाएंगे आप। अभी जब ये मीनिंग आएगी ना बाई की, क्योंकि मैंने एक टेबल बनाई है, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, बता दूंगा आपको, वहीं पर बाई का रूल हम समझा देंगे। तो ई एस का तो आपको समझ में आ गया कंफर्म। ठीक है, बाकी स्थिति में आप सिर्फ एस लगाएंगे, लेकिन ये 4-5 वर्ड की स्थिति में क्या लगाएंगे, ई एस लगाएंगे। तो चलो ओके, नाउ अब आ गए इस वाले बॉक्स पे जो एस और ई एस का मैंने क्लियर किया है आपके लिए। जैसे देख लीजिए यहाँ पे ई एस मैंने बताया कब लगाएंगे, सी एच, एस एच, ओ, एक्स, डबल एस, अगर इनसे किसी भी वर्ब का एंड हो रहा है। अभी समझाया था मैंने आपको, देख लीजिए एग्जांपल, वॉच, सी एच आ रहा है, वॉचेज हो गया, गो, ओ आ रहा है, गोज हो गया। ठीक है, विस, वॉस, वॉस में क्या आ रहा है, एस एच आ रहा है, तो ई एस हो गया। क्लियर हो गया, तो इसलिए लगाते हैं। अब देखो दूसरा, ऐसे मान लीजिए ये बाई वाला रूल जो मैं अभी बता रहा था, मैंने डायग्राम बनाया है कि आई ई एस लगाते हैं, इसका रूल और कंडीशन है, क्या है, जैसे क्या कहते हैं, वर्ब एंड्स इन कॉन्सोनेंट, यानी कि किसी भी वर्ब का एंड अगर किसी कॉन्सोनेंट से होता है, उसके बाद बाई आता है, तो हम क्या करते हैं, ई एस लगाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ड्रॉप, ड्रॉप, ठीक है, तो इसमें क्या लगा, सॉरी, ड्रॉप बाई एड ई एस, मतलब बाई को हटा करके क्या लगाना है, आई ई एस। एग्जाम्पल देखो, स्टडी, स्टडी में यहाँ क्या आ रहा है, डी आ रहा है, और डी के बाद ही तो आ रहा है बाई, डी क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, डी क्या है, एक कॉन्सोनेंट है। ठीक है, और डी जब कॉन्सोनेंट है तो क्या आया, आई ई एस। ऐसे यहाँ पे क्राई, आर, आर आ रहा है, आर क्या है आपका, एक कॉन्सोनेंट है, और इसीलिए बाई को हटा के क्या लगाया, क्राइज। ठीक है, कॉन्सोनेंट आता है तब। अब देखो कौन सा, अगर एस का रूल क्या आ गया, बाकी रूल्स में ऐसे प्लेस हो गया,
रीड्स हो गया। बाकी रूल मैंने आपको बताया कि अगर ये रूल को छोड़ करके क्या होगा, इन रूल को छोड़ करके, ये वर्ड्स को छोड़ करके अगर किसी भी वर्ड से एंड हो रहा है, यहां पर एंड में आ रहा है, तो हम एस ही लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एस ही लगाएंगे। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। चलिए अब थोड़ा सा हम आते हैं, वो जो रूल मैंने आपको बताया था बाई वाला, कि बाई कब हम उसमें आई ई एस लगाते हैं। ये क्लियर हो गया कि कॉन्सोनेंट के बाद बाई अगर आए तो बाई को हटा करके आई ई एस लगाते हैं, और अन्यथा की स्थिति में सिर्फ एस ही लगाते हैं। क्लियर हो गया। चलिए अब आते हैं फॉर्मूले पर हमारे, और सबसे पहला सेंटेंस हम बनाएंगे कौन सा? अफर्मेटिव। तो अब हम 3 तरीके के सेंटेंस इसमें बना रहे हैं। देखो, पॉजिटिव बनता है एक, नेगेटिव बनता है एक, और इंटेरोगेटिव बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एजर्टिव की बात करेंगे प्यारे बच्चों। तो एजर्टिव सेंटेंस जो होते हैं, एजर्टिव और एजर्टिव सेंटेंस में भी हम 2 कैटेगरी डिवाइड करेंगे। कितनी? 2 कैटेगरी। नंबर 1 हमारे उसमें आते हैं पॉजिटिव, ठीक है, और नंबर 2 हमारे उसमें आते हैं नेगेटिव। कौन सा आता है? नेगेटिव। और इन दोनों को मिला के हम इसको क्या बोल देते हैं? एजर्टिव। ठीक है, एजर्टिव। उसके बाद हम कौन से बनाएंगे? इंटेरोगेटिव। कौन से बनाएंगे? इंटेरोगेटिव। ठीक है, और इंटेरोगेटिव कौन सा होता है? ये क्वेश्चन मार्क वाला। इसमें भी 2 कैटेगरी होती है, एक इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप, ठीक है, फर्स्ट टाइप, और दूसरा होता है इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप। ठीक है, दूसरा होता है इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप का वाक्य। ये 2 तरीके के होते हैं इंटेरोगेटिव में। ठीक है, और इन दोनों में क्या आता है? क्वेश्चन मार्क। दोनों में क्या आता है? लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है। क्लियर हुआ? सबसे पहले कौन सा सीखेंगे हम? पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, चलो देखो इधर, 1 मिनट। ओके, देखो सबसे पहले पॉजिटिव आ गया, एजर्टिव में अफर्मेटिव। बेसिक फॉर्मूला उसका होता है सब्जेक्ट और प्लस हम लगाते हैं मेन वर्ब। इसमें सिर्फ पॉजिटिव में सिर्फ एम बी आती है, और वो भी एम बी की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस भी आता है, यानी या तो एम बी या एम बी की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस आता है। उसके बाद आता है आपका ऑब्जेक्ट, और अगर उसमें कुछ दिया हुआ है अदर वर्ड तो हम बाद में लगाते हैं अदर वर्ड। जैसे मैंने आपको बताई दिया, टुडे हो गया, टुमारो हो गया, यस्टरडे हो गया, ये जितने वर्ड्स होंगे वो अदर में काउंट होंगे। अगर वो आते हैं तो हम उसको अदर वर्ड मानते हैं। तो फॉर्मूला क्या हुआ? सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर एमबी की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ई एस लगाएंगे, और उसके बाद हम क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट। और ये किस में लगाएंगे? सिर्फ पॉजिटिव वाले में। किसमें? पॉजिटिव। ये सिर्फ पॉजिटिव का रूल है। किसका रूल है? ये पॉजिटिव का रूल है सिर्फ। ठीक है, पॉजिटिव। क्लियर हुआ यहां तक? ठीक है, जैसे अब देख लीजिए, मैं रोज स्कूल जाता हूं, पॉजिटिव है ना, मैं रोज स्कूल जाता हूं। तो इस सेंटेंस में क्या करेंगे आप? सिंपल सी बात है, आई गो टू स्कूल डेली। कब जाते हैं? डेली। लेकिन अब मैंने यहां पे क्या लगाया? एमबी की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे यस लगाई? नहीं। बताओ क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये जो है सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है। क्या है? प्लूरल पर्सन। देखो अब आते पीछे जो मैंने आपको समझाया था अभी, उस पर थोड़ा सा, ये रहा। मैंने आपको यहां पे कहा था कि अगर कोई भी आई बी यू दे आता है तो क्या लगाते हैं? सिर्फ B1 लगाते हैं, उसमें एस या ई एस का ऐड नहीं करते हैं। क्लियर हुआ? और इसलिए हमने यहां पे क्या लगाया? इसलिए हमने यहां पर सीधा सीधा फर्स्ट फॉर्म लगा दी एमबी की, गो। ठीक है, ओके। दूसरा देख लो, राम एक गाना गाता है। कौन गाता है? राम गाता है। तो देखो, राम सिंग्स, एस लगाया है। क्या लगाया है? एस, क्योंकि सिंग मानी तो होता ना, SING। सिंग में क्या आ रहा है? जी आ रहा है, तभी तो एस लगाया। अगर यहाँ पे वो 5 वर्ड जो मैंने बताए, 5 लेटर जो मैंने बताए, उनमें अगर कुछ होता तब हम क्या करते? तब हम जाके यहाँ पे ES लगाते। यहाँ पे सिर्फ अभी एस लगा हुआ है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? अब देखो, जो मेन बात मैंने आपको स्ट्रक्चर को समझाते टाइम समझाई थी कि इन्होंने क्रम कैसे लगाया। सब्जेक्ट मैंने बताया कैसे छांटते हैं, कौन का प्रश्न करके। ये जाता जो है ना, इस पे ध्यान दो, और यहाँ पे लगाओ कौन। कौन प्रश्न करो, कौन जाता है? मैं। ठीक है, इसीलिए तो मैं पहले आया, क्योंकि सब्जेक्ट निकाल दिया। चलिए अब यहां पर क्या निकालते हैं? मेन वर्ब। तो आपको पता है HB जहां होती है, जैसे ता है, ये HB, इससे पहले तो MB आ रही है। ये तो कंफर्म हो गया कि MB लास्ट में आती है HB से पहले। चलो अब हमने बोला था ऑब्जेक्ट कैसे निकालते हैं, तो कैसे निकालते हैं? क्या, कहां। चलो कहां का प्रश्न कर लो, यहां कहां करो। कहां जाता है? तो भाई कहां जाता है? स्कूल जाता है। कहां जाता है? स्कूल, तभी तो ऑब्जेक्ट निकला। चलो ऑब्जेक्ट भी हमें समझ में आ गया, इसलिए वहां पे ऑब्जेक्ट लगाया है हमने। ठीक, अब हमने बोला अदर भी निकालना होता है। जैसे अदर, अदर को कैसे निकालते? कब का प्रश्न करके। कब का प्रश्न कर लो। इसमें कब जाता है?
तो रोज जाता है ना, डेली जाता है ना, सिंपल सी बात है। जब डेली जाता है तो क्या करेंगे हम, अब देखो इन्होंने क्या किया है, यहां पे डेली लास्ट में लगाया है, आप सोचो इसको पहले लगा दो तो ये क्या बन जाएगा सेंटेंस, ये आपका सेंटेंस फिर कंडीशन में बदल जाएगा। जैसे जैसे देखो कैसे कंडीशन में बदल जाएगा, आई डेली गो टू स्कूल, SCHOOL। जैसा मैंने आपको रूल बीच में भी बताया था कि अगर कोई भी एडवर्ब हम सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में लगा देते हैं तो वो सेंटेंस आपको हैबिट दिखाता है या फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दिखा देता है, या तो आपका रूटीन दिखाएगा या आपकी हैबिट दिखाएगा। तो जैसे आई डेली गो टू स्कूल, अब ये क्या है, आपकी आदत नहीं, ये आपका रूटीन है। आदत क्यों नहीं है, क्योंकि आदत होती है अपने में ऑब्जर्व करने की, स्कूल जाना मतलब एक रूटीन होता है कि स्कूल का एक टाइम होता है। तो ये क्या है आपका, अब ये आपका एक रूटीन वाला सेंटेंस हो गया। अब ये आप, ये इंडेफिनिट तो है लेकिन इंडेफिनिट में भी रूटीन है, कंफर्म रूटीन फॉलो कर रहा है। अगर हमने इसको बाद में लगाया तो इसका कोई रूटीन नहीं है भाई, मैं रोज स्कूल जाता हूं, ये मैंने कह दिया है, मेरा कोई रूटीन नहीं है जाने का, मैं 1 दिन नहीं जा रहा हूं, 4 दिन नहीं जा रहा हूं, 10 दिन नहीं जा रहा हूं, कोई रूटीन नहीं है। लेकिन अगर मैंने इसको आई और सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में डेली लगा दिया तो अब ये दिखा रहा है कि आपका रूटीन है भाई, आप डेली जाते हो, रोज जाने का आपका रूटीन है, पक्का कंफर्म। तो क्लियर हो गया ना यहाँ पे, चलो इसका डाउट आपका खत्म हो गया कि वर्ब एडवर्ब बीच में लगा सकते हैं। ओके, तो यहां तक बताओ किसी को कोई डाउट, किसी बच्चे को? अगर डाउट है तो मुझे लास्ट में कमेंट में लिख के जाना, नीचे कमेंट बॉक्स में, मैं आपके प्रश्न का जरूर उत्तर दूंगा वहीं कमेंट में, ठीक है। चलिए, तो इतना समझ में आ गया आपको पॉजिटिव, ठीक, पॉजिटिव ये वाला पॉजिटिव हो गया, इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन भी हो गए, वो मैंने आपको पहले बता दिए थे। अब आते हैं हम नेक्स्ट, अब आता है नेगेटिव वाला। कौन सा? नेगेटिव वाला, नॉट वाला। और नॉट वाला थोड़ा सा डिफरेंट है समझने के लिए, इसके सब कुछ पुर्जे मैं आपको पहले समझा देता हूं। देखो निगेटिव जो होता है ना, निगेटिव में आपको 2 तरीके के मिलेंगे। आप मान लीजिए आपका सेंटेंस है निगेटिव, ठीक है, क्या है सेंटेंस आपका? निगेटिव। अब निगेटिव में आप 2 निगेटिव लेंगे, एक निगेटिव लेंगे केवल नॉट वाला और एक निगेटिव लेंगे आप नेवर वाला। ये भी आपका निगेटिव है, ये दोनों आपके निगेटिव होंगे और दोनों का रूल अपना अपना अलग है, ये ध्यान रखना। जैसे इसका रूल है, यहां नॉट वाले में आप डू नॉट, ठीक है, डू या डज नॉट लगाएंगे, ठीक है, डू या डज नॉट, क्लियर हुआ। यहां पर आप नेवर वाले में नेवर ही लगाएंगे, नेवर वाले में नेवर ही लगाएंगे। इसका रूल क्या है कि यहां पर अगर आप लगाते हैं तो यहां तो आपको B1 लगाना है, नॉट और डू नॉट और डज नॉट के साथ आपको MB की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है अगर नेगेटिव वाक्य है तो। लेकिन यहां पर क्या करना होगा आपको, यहां पर थोड़ा सा परिवर्तन है बच्चों, ध्यान से समझना। अगर नेवर वाला कोई वाक्य है और अगर कोई फर्स्ट पर्सन आ रहा है बोले तो यहां पर आप लिख सकते हो सिंगुलर आ रहा है कोई भी, अगर सिंगुलर पर्सन है, ठीक है, सिंगुलर कौन सा है? ही, सी और इट, और कोई होता है नाउन, और नाउन में सिर्फ एक, ठीक है। अगर ये आपके आ रहे हैं तो आप क्या करेंगे, इसमें एस या ईएस का ऐड करेंगे, आपको एस या ईएस जोड़ना है। बेशक ये नेगेटिव है लेकिन इसमें आपको एस या ईएस जोड़ना है। ध्यान रखना इस बात का कि हम नेगेटिव में इस वाले में डू और डज नॉट के साथ तो नहीं जोड़ते हैं एस या ईएस, लेकिन यहां पर अगर नेवर वाला वाक्य है तो उसमें ही, सी, इट सिंगुलर पर्सन के साथ किसका ऐड करना है? हमें सिंगुलर पर्सन के साथ हमारे लिए एस या ईएस का ऐड कंपलसरी करना है, इस बात का ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों। जैसे मैं यहां पे आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं, मैं खाना कभी नहीं खाता हूं, खाना कभी नहीं खाता हूं, मैं खाना कभी नहीं खाता हूं। तो देखो आई नेवर, ठीक है, आई नेवर ईट, ईट आया फर्स्ट फॉर्म, क्यों? क्योंकि आई के साथ क्या है, ये प्लूरल है, क्या है ये? प्लूरल आ रहा है। कौन आ रहा है? प्लूरल, आई बी यू दे, इसलिए हमने ऐसे एस इसमें नहीं लगाया है। अब इसी को करते हैं, इसी को कैसे करते हैं, इसी को हम कर देते हैं, वह खाना कभी नहीं खाता है, वह खाना कभी नहीं खाता है, ये कर देते हैं हम, ठीक है, वह आ गया। अब हम क्या लगाएंगे? ही नेवर ईट्स, क्या आएगा? ईट्स। अब हमने इसमें एस लगा दिया, समझ में आ गया? तो इतना है, आपको विशेषकर फॉलो रखना है कि नेगेटिव में आपको 2 कैटेगरीज मिलेंगी, एक डू नॉट और डज नॉट वाली और एक नेवर वाली। और नेवर वाली कैटेगरी में आपके जो एस और ईएस का रूल है वो फॉलो करना पड़ता है।
और इसीलिए बच्चों को सेंटेंसेस बहुत कम बनाने आते हैं। यही रीजन है कि आपको आपके रूल्स नहीं पता होते हैं, राइट है ना, कुछ तो नया मिल रहा है आपको। चलिए वेल इतना समझ में आ गया, तो इसमें रूल फॉलो करना, उसमें रूल फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ती है ज्यादा। चलिए तो जैसे आप देख लीजिए नेगेटिव, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, डू या डज नॉट वाला, ठीक है। जैसे सब्जेक्ट लगाना होता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद क्या लगाते हैं, डू या डज, और उसके बाद नॉट, ठीक है। बेसिक एमबी की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं सिर्फ इसमें, और क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अगर कोई अदर है तो उसको हम लगा देंगे। क्लियर हुआ। चलिए जैसे यहां देख लीजिए, डू प्लेज, अगर यहां पे मान लीजिए डू है और डज है, प्ले, इनका हमें यूज थोड़ा ढंग से करना है। मतलब यहां पे हमें समझाने की कोशिश की है कि बस एस और एस का विशेष का ध्यान रखना है आपको, और उसको अच्छे से फॉलो करना है। जैसे यहां देख लीजिए एक सेंटेंस है, हम वहां नहीं रहते, तो वी, यहां आ रहा है डू नॉट, क्या आ रहा है, डू नॉट, वी मानी हम, डू नॉट लिव, कहां पर, देयर, वहां हम नहीं रहते, तो डू नॉट आ रहा है, ठीक है। पहले सब्जेक्ट आया, फिर डू नॉट डज नॉट आया, फिर वर्ब आई, और फिर ऑब्जेक्ट आया, फिर उसके बाद अगर अदर होता तो अदर होता, ठीक है। अब जैसे ही आ रहा है सिंगुलर, जैसे बै फुटबॉल नहीं खेलता है, ही सिंगुलर पर्सन है, लेकिन सिंगुलर के साथ साथ डज नॉट आ रहा है, और इसीलिए हमने क्या किया है, प्ले ही किया है, प्लेज नहीं किया है। मतलब एमबी की फर्स्ट फॉर्म ही रखिए क्योंकि डज नॉट आ रहा है। और नेवर वाले में क्या करेंगे आप, नेवर वाले में आपको रखने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब आता है आपका इंटेरोगेटिव। एक्चुअली क्या था, नेवर वाला मैंने आपको इसलिए समझा दिया था प्यारे विद्यार्थियों, जब मैं पीपीटी को जनरेट कर रहा था, जब मैं पीपीटी को बना रहा था, तो उस टाइम पे नेवर वाला रूल रखना मैं भूल गया था, और इसीलिए मैंने आपको ऐड करके कंफर्म कर दिया है, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे हम, नेक्स्ट हमारा आता है इंटेरोगेटिव। और मैंने आपको बताया था ना, इंटेरोगेटिव में दो टाइप आपको मिल रहे हैं। अब वो दोनों टाइप कौन कौन से मिल रहे थे, चलिए मैं दोनों टाइप को आपको एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। इंटेरोगेटिव में आपको दो टाइप मिल रहे हैं, ठीक है। इन दोनों टाइप को फिर से एक बार समझ लो, कौन कौन से टाइप है, एक फर्स्ट टाइप हो गया और एक सेकंड टाइप का इंटेरोगेटिव हो गया। जो प्यारे बच्चों, जो फर्स्ट टाइप वाले होते हैं ना, जो फर्स्ट टाइप वाले होते हैं, इनमें आपको क्या मिलता है, सबसे पहले एचबी लगानी पड़ती है, और एचबी इस वाक्य में कौन सी होती है, डू या डज, ये इस वाक्य में आपको लगाने पड़ते हैं सबसे पहले नंबर, ठीक है। और जो सेकंड टाइप वाले होते हैं, सेकंड टाइप वालों में आपको जो मिलेगा वो WH वर्ड पहले मिलेगा, WH वर्ड, ठीक है। WH वर्ड्स आपको पहले मिलेंगे सेकंड टाइप वाले में, जो लगाने हैं आपको, और उसके बाद आपको लगाना है HB, और HB बाद में कौन सी लगानी है, डू या डज, ठीक है, डू या डज। फॉर्मूला भी आपको बताएंगे, लेकिन इतना ध्यान रखना कि इसमें आपको फर्स्ट टाइप वाले में क्या मिलता है, डू डज पहले लगाना पड़ता है, और सेकंड टाइप वाले में WH वर्ड। अब आप कहोगे कि सर ये WH वर्ड क्या होते हैं, क्वेश्चन उठेगा। तो WH वर्ड लगभग 11-12 होते हैं, वो मैं आपको अभी लिख दे रहा हूं। ये WH वर्ड आपको इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप के सेंटेंस में लगाने होते हैं। जैसे कौन कौन से होते हैं, 11। चलिए सर एक सांस में बोल दूं मैं क्या, व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हाट, हु, व्हिच, हुज, हाउ मेनी, हाउ मच और हाउ। अरे सर आपने इतनी जल्दी क्यों बोल दिया, चलो मैं धीरे से थोड़ा समझा देता हूं आपको। देखो सबसे पहले होता है आपका व्हेन, ठीक है। दूसरा WH, ये इसको हम बोलते हैं WH फैमिली, इसको हम क्या बोलते हैं, WH फैमिली, ठीक है। व्हेन, फिर वेयर, फिर वाई, फिर व्हाट, फिर हु, व्हेन, वेयर, वाई, व्हाट, हु, फिर विच, हुज, whom और हाउ मेनी और हाउ मच, हाउ मच, हाउ मेनी, हाउ मच और हाउ। क्लियर हुआ। ये हो गए आपके 11 WH वर्ड फैमिली। ये 11 WH वर्ड फैमिली जो होते हैं प्यारे विद्यार्थियों, ये आपको मिलेंगे कौन से वाले सेंटेंसेस में, इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप के सेंटेंसेस में आपको सबसे पहले लगाने होते हैं। कोई भी इंटेरोगेटिव अगर सेकंड टाइप वाला है, कौन सा है, सेकंड टाइप, ठीक है, सेकंड टाइप वाला। और अगर आप चाहते हो इनकी हिंदी तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, इन सब की हिंदी आपको कमेंट में ही दे दूंगा। ओके चलिए, तो अब पहुंचे हम वहीं पर WH वर्ड वाले पे। चलिए WH वर्ड वाले पे आते हैं, इंटेरोगेटिव। ओके यहां पे आ गए, ठीक है, ये हो गया आपका। तो अब इंटेरोगेटिव पहला होता है ये वाला जो यस और नो टाइप, इनको बोलते हैं फर्स्ट टाइप। कौन सा बोलते हैं, फर्स्ट टाइप।
ठीक है, यस और नो वालों को फर्स्ट टाइप बोलते हैं। और मैंने बताया फर्स्ट टाइप में सबसे पहले क्या आएगा, आपको डू या डज लगाना होगा सबसे पहले। ठीक है, जैसे यहां पर देखिए सबसे पहले डू या डज आएगा, फिर आपको सब्जेक्ट लगाना है। ठीक है, और ये जो ब्लैंक है आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट का यूज करना है। ठीक है, जैसे अब एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होगा, यहां से डू या डज, फिर आपको सब्जेक्ट लगाना है, फिर बेस फॉर्म लगानी है आपको B1। याद रखना डू या डज यानी इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप में एमबी की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। अब चाहे आपका सब्जेक्ट में कर्ता कोई सा भी आ रहा है, ठीक है, कर्ता कोई एक वचन है या बहुवचन है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, फिर आता है आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद आपको क्वेश्चन मार्क मिलता है, और अगर लगाना पड़ता है तो आप कभी कभी यहाँ पे अदर भी लगाते हैं। मतलब मैंने बताया था आपको अदर वर्ड आता है, अदर वर्ड इसमें लिखा नहीं है लेकिन अदर वर्ड आता है, तो उसको हम लास्ट में लगा देते हैं। क्लियर हो गया? चलिए, जैसे एक सेंटेंस है, तुम कहाँ रहते हो, कहाँ, कहाँ, कहाँ मतलब होता है वेयर, कहाँ मतलब होता है वेयर। तो देखो वेयर आ रहा है WH वर्ड, ठीक, WH वर्ड फैमिली आ रही है, तो एक मिनट, सॉरी, तुम कहाँ रहते हो, अरे नहीं कहाँ नहीं है यार, इसके लिए मैं बहुत बहुत माफी चाहता हूँ, थोड़ा दिमाग कहीं और था मेरा अभी। क्या तुम वहां जाते हो, वहां जाते हो, क्या, क्या सबसे पहले आ रहा है, जो क्या से शुरू होता है सबसे पहले वही होता है फर्स्ट टाइप। तो इसमें क्या होगा, आपका क्या के लिए डू आया। डू क्यों आया, क्योंकि हमारा जो करता है बहुवचन है। अगर एक वचन ही सी इट होता तो ढ जाता, आई बी यू दे है, इसलिए क्या आ रहा है, डू आ रहा है। तो डू, यू, गो, देयर। ठीक है, अब देखो गो में B1 आया है ना, एमबी की फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म। मैंने बोला इसमें एमबी की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, चाहे डू हो आगे चाहे डज हो आगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख लीजिए, क्या वह अच्छे से पढ़ाता है, तो देखो क्या वह, क्या से शुरू हो रहा है और अच्छे से पढ़ाता है, तो वह आ रहा है ही। तो देखो डज ही स्टडी, पढ़ता है। ठीक है, डज ही स्टडी, पढ़ता है, सॉरी पढ़ाता नहीं पढ़ता है। तो यहाँ पे स्टडी की फर्स्ट फॉर्म आ रही है ना, B1 आ रही है, ये बेस फॉर्म स्टिल B1, यानी कि डज है फिर भी B1 आ रहा है। इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप में B1 ही आता है। ठीक है, इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप में भी B1 आता है। एमबी की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही कब आता है, या तो वाक्य पॉजिटिव हो और या फिर वाक्य निगेटिव हो लेकिन नेवर वाला, तभी ऐसा ही आता है, वरना ऐसा ही नहीं आता है कहीं पर भी। इस बात का आप नोट कर लो, फिर से कंफर्म कर लो फिर से। मैंने बोला एमबी की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही कब आता है, या तो कोई वाक्य पॉजिटिव हो, बस ये दो चीजें नोट कर लो आप, पॉजिटिव, या तो कोई वाक्य पॉजिटिव है और या फिर कोई वाक्य निगेटिव है। लेकिन निगेटिव कौन सा वाला है प्यारे विद्यार्थियों, निगेटिव नेवर वाला। अगर इन दोनों में से कोई भी वाक्य है तभी आपको एस या ईएस लगाने की जरूरत है, अन्यथा एस या ईएस कहीं पर लगाने की जरूरत नहीं है। क्लियर हुआ ना, समझ में आ रहा है ना? हाँ ओके, कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको समझ में नहीं आई होंगी, तो उनका डाउट मैं कंफर्म करता जा रहा हूं। ओके चलो, इतना समझ में आ गया आपको। चलिए नेक्स्ट, जल्दी जल्दी हम लोग इस चीज को फिनिश कर लेंगे। ओके हाँ ठीक है, अब क्या है हमारा इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप, क्वेश्चन मार्क वाला वर्ड, टाइमिंग। ओके अच्छा ठीक है, मेरे पास है अभी टाइम। तो इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप यानी क्वेश्चन मार्क वाला वाक्य आ रहा है आपका, WH वर्ड। मैंने बोला WH वर्ड सब बता दी मैंने आपको, फिर उसके बाद डू या डज आता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, पहले WH वर्ड लगाएंगे हम। ठीक है, इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप का क्या फॉर्मूला होता है, सबसे पहले WH वर्ड, फिर डू या डज, फिर सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर एमबी की फर्स्ट फॉर्म। इसमें भी सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे, सेकंड थर्ड का कोई काम नहीं है। फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं हम, ठीक है, और उसके बाद अदर, क्वेश्चन मार्क आता है वहां पे अदर भी लगाते हैं। ठीक है क्लियर? ओके चलो देखो, जैसे जैसे सूरज कहां से निकलता है, तो वेयर, फिर क्या आ रहा है, डज, द सन, क्योंकि सन क्या है, सन आपका सिंगुलर है। क्या है, सिंगुलर। ठीक है, सिंगुलर नाउन जब है तो इसीलिए हमने क्या किया यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म में ऐसे एस लगाई, उधर मतलब सॉरी ऐसे एस नहीं लगाई और इधर डज लगाया। मैंने बताया डज और डू आ जाए तो हम ऐसे एस नहीं लगाते हैं, तो क्लियर सा है कि हमने यहाँ पे भी नहीं लगाई है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे वैन आया WH वर्ड प्लस हमने डू या डज लगाया, उसके बाद में B1 लगाई, उसके बाद में मतलब यहाँ पे द क्लास स्टार्ट्स। ठीक है, सब्जेक्ट लगाया, उसके बाद हमने वहां पे वर्ब लगाई और अदर इसमें है नहीं। तो ये इस तरीके से हमने क्या किया कि इंटेरोगेटिव जो सेकंड टाइप के सेंटेंस है उसका फॉर्मूला क्या हुआ, सबसे पहले WH वर्ड प्लस हम आपका लगाते हैं डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद एमबी की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद अगर अदर है तो अदर लगाएंगे, वरना क्वेश्चन मार्क लगा के और वो वाक्य कंप्लीट हो गया। ये हो गया आपका इंटेरोगेटिव। ठीक है, चलो अब आते हैं बेसिकली हम स्ट्रक्चरल इंटेरोगेटिव के जो नेगेटिव फॉर्मूले होते हैं। इंटेरोगेटिव के पॉजिटिव वाक्य हो गए ये फॉर्मूले पीछे, नेगेटिव में नॉट जोड़ देते हैं, बस सेम नॉट जोड़ते हैं कब, जैसे अगर इंटेरोगेटिव को फर्स्ट टाइप आ गया, मान लीजिए फर्स्ट IST फर्स्ट टाइप आ गया, तो फर्स्ट टाइप में क्या करेंगे, डू डज लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, बस सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, बस इतना करेंगे, बाकी सेम हमको वही लगाना है। ऐसे ही यहाँ पे अगर सेकंड टाइप वाला है कोई भी, सेकंड टाइप WH वर्ड वाला, ठीक है,
यहाँ पे सब्जेक्ट वाला ही दिया है इन लोगों ने, सेकंड टाइप नहीं दिया। अगर सेकंड टाइप है तो सेकंड टाइप में क्या करेंगे, सबसे पहले हम WH वर्ड लगा देंगे, उसके बाद डू डज, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको कंफर्म कर देता हूँ, डू या डज, ठीक है। डू या डज लगाते हैं, प्लस हम सब्जेक्ट लगाते हैं, ठीक है, और प्लस हम नॉट लगाते हैं, ठीक है, ये सब्जेक्ट। तो यहाँ पर ये जो दिया ना डजंट, ये डजंट, डजंट में आप लिख लो डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट आता है, ये इसका ये हो गया उसके बाद, ठीक है। तो नॉट क्या आता है, सब्जेक्ट के बाद फिर बी बनाएगा और फिर ऑब्जेक्ट। इस फॉर्मूले को मैंने आपको करेक्ट कर दिया है, ठीक है, ओके, क्लियर हुआ। चलो अब यहाँ पे देख लीजिए, कुछ एरर जो आप कर लेते हैं, वह अंग्रेजी बोलती है, सी स्पीक्स क्या, इंग्लिश, ठीक है। अब देखो स्पीक्स में ऐसे ये जोड़ दिया क्योंकि सी एक वचन हो गई है। बहुत सारी एरर होती है जहां पे हम ऐसे का नहीं जोड़ते, मतलब ऐसे को हम नहीं जोड़ते हैं। जैसे यहां पे देख लीजिए, डज सी स्पीक इंग्लिश। अब देखो डज सी, डज आ गया, अब आप चाहो तो यहां में एस जोड़ दोगे, और जब एस जोड़ दोगे तो ये गलत नहीं हो जाएगा आपका, क्योंकि डज ऑलरेडी आ रहा है। तो एस और एस कहां जोड़ना है, सिर्फ 2 ही सेंटेंसेस में। तो इतना तो आपको कंफर्म हो गया कि आपको कहां पर कौन से शब्दों को जोड़ना और कैसे किसी भी फॉर्मूले को फाइंड आउट करना है और कैसे किसी सेंटेंस की पहचान आपको करनी है। ओके, चलो अब यहां पर देख लीजिए, थोड़ा सा एडवर्ब फ्रीक्वेंसी मैंने आपको बताई थी। जैसे ऑलवेज बीच में आ रहा है तो इसका मतलब रूटीन या फिर कुछ बता रही है आपके लिए। तो एडवर्ब्स क्या करते हैं, हम सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में उनको लगा सकते हैं, और किस कंडीशन में लगाते हैं शुरू में मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। चलो अब देखते हैं कुछ एरर्स। एरर्स मतलब कहां पे आप गलती करते हैं। आई एम, देखो इंडेफिनिट में इज आर एम का यूज तो होता ही नहीं है, आपको कंफर्म पता है। तो इंडेफिनिट में बच्चे कंफ्यूज कहां होते हैं कि बच्चे इंडेफिनिट में इज आर एम का यूज कर देते हैं, जबकि प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस में इज आर एम का यूज होता ही नहीं है। बस एरर यहीं से हो जाती है आपकी। दूसरा देख लीजिए, यहां पर थोड़ा सा करेक्ट क्या है, आई गो टू स्कूल डेली। आई एम गो टू स्कूल डेली नहीं होता, एम नहीं आता है, एरर होता है, ठीक है। यहां पे देखो एम हटा दिया है, यानी कि इंडेफिनिट में इज आर एम का यूज नहीं होता है। ऐसे देख लीजिए, इंडेफिनिट में आपको एरर का मिलेगी, डज ही गोज। देखो मैंने बोला डू या डज सबसे पहले आता है, तो उसके बाद एमबी की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे यस नहीं आता, यहां पे सिर्फ गो आएगा, ना कि गोज, ठीक है। सिर्फ 2 ही जगह ऐसे यस का यूज होता है, या तो पॉजिटिव वाले वाक्य में या फिर निगेटिव के नेवर वाले में। क्लियर हो गया, ये आपको विशेष ध्यान रखना है बस। जैसे डज ही गो, सिर्फ गो आया है ना, ये वाक्य करेक्ट है आपका, ठीक है। आप देख लो, छोटा सा करेक्शन और है, इस करेक्शन को बताइए, इसमें क्या करेक्शन किया हम लोगों ने, ठीक है। और बेसिकली स्ट्रक्चर हम लास्ट में आपको बताते हैं, स्ट्रक्चर सीट के पॉजिटिव का फॉर्मूला आपका ये हो गया, सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट, या फिर सब्जेक्ट प्लस B1 में ऐसे और ऑब्जेक्ट, ठीक है। 2 फॉर्मूले हो गए एडजेक्टिव के, पॉजिटिव के दोनों, एक ऐसे वाला और एक विदाउट ऐसी। और नेगेटिव में भी 2 फॉर्मूले हो गए, डू नॉट वाला और डज नॉट वाला, ठीक है। फिर आपका इंटरोगेटिव में भी एक फर्स्ट टाइप वाला और एक फर्स्ट टाइप नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो गए, ठीक है। ये यहाँ पे फॉर्मूले हैं जिनको आप स्क्रीनशॉट, चलो मैं हट जा रहा हूँ, एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो इतना तो हो गया आपके ये स्ट्रक्चर्स, और इतना हो गया आपका पूरा आज का लेसन। और मुझे लगता है कि इसमें कोई डाउट आपका बचा नहीं होगा। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह गया तो आज ही कमेंट करके बताओ। और हाँ, हम जल्दी लाइव आ रहे हैं कल, और आपको कल नेक्स्ट सेंटेंस लेकर के आएंगे, और बाकी महामैराथन में आपको ये सेंटेंसेस को प्रॉपर हम समझाते जा रहे हैं। सो प्लीज़ हमारे साथ हमारे चैनल पे जुड़ जाइए और समझिए। अगर आपको ये क्लास समझ में आया है तो ज़रूर लिखना यस सर हमें समझ में आ गया। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।